हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण की भूमिका एवं ढांचा। आज हम आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो औद्योगिकरण है वो क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी देश में अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो वहाँ पर उद्योगों का होना बहुत ज़रूरी है। उद्योगों से क्या है, वहाँ पर उत्पादन और रोज़गार में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास तेज होता है। तो औद्योगिक विकास से क्या होगा, यानी उत्पादन में भी वृद्धि होगी, उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि होगी और जो उत्पादन करने के तरीके हैं उनमें भी वृद्धि होगी। अगर हम इस चीज़ को देखें तो औद्योगिक विकास क्या हो गया, यानी श्रमिकों की जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि हो गई, वहाँ पूंजी निर्माण में वृद्धि हो गई, बचत में वृद्धि हो गई, रोज़गार में वृद्धि हो गई, यहाँ तक कि जो कृषि पर निर्भरता है ये उसको भी कम करता है। यानी दोस्तों, जो आपकी कृषि क्षेत्र है उसकी जो उत्पादकता होती है वो कम होती है बजाय उद्योगों के अंदर जो उत्पादकता होती है उससे। यानी उद्योगों की उत्पादकता कृषि क्षेत्र की उत्पादकता से अधिक होती है। अगर हम देखें कि औद्योगिकरण में क्या होता है कि जैसे आपके जो साधन होते हैं, यानी प्राकृतिक साधन और मानवीय साधन, औद्योगिकरण क्या करता है, इन साधनों का कुशलतम प्रयोग करना हमें सिखाता है। अगर हम इस चीज़ को जनरलाइज करें तो औद्योगिकरण क्या हो गया, यानी आर्थिक विकास एवं उच्च जीवन यापन यानी उच्च जीवन स्तर की पूंजी इसे माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा औद्योगिक विकास का महत्व, यानी इसका महत्व क्या है। सबसे पहले हमारा संतुलित विकास। देखो, जो इंडियन इकोनॉमी है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो असंतुलित है और यहाँ की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो कृषि में लगी हुई है। यानी कृषि में जो दबाव है उसको कम करने के लिए अगर हम उद्योगों का निर्माण करेंगे तो उस पर दबाव कम होगा और जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो भी संतुलित होगा। उसके बाद है उत्पादकता में वृद्धि। अगर देश में उद्योग धंधों में वृद्धि होगी, यानी उद्योग वहाँ पर ज़्यादा लगाए जाएंगे तो प्रति व्यक्ति जो उत्पादकता है उसके अंदर भी वृद्धि होती है। क्योंकि जो उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं और श्रम का प्रयोग करके वो एक बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं, जिससे क्या है उत्पादकता में वृद्धि होती है। उसके बाद है कृषि का विकास। देखो, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर भी अगर हमें विकास करना है तो औद्योगिक विकास भी ज़रूरी है। अगर उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे तो हमें कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए साधन जो चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, दवाइयाँ, खाद, बीज, इनका प्रयोग क्या है इनका जो उत्पादन है उद्योगों द्वारा ही किया जाता है, तो वो क्या है कृषि के विकास में हमें सहायता मिलती है। यहाँ तक कि जो कृषि के क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल होता है वो जो उद्योग धंधे होते हैं उनके द्वारा खरीद कर उनका प्रयोग किसी भी मतलब प्रोडक्टिविटी को उत्पादन करने के लिए किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब क्या होता है कि जो हमारा औद्योगिक विकास होता है उससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। जैसे कई कंपनियां करते हैं फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाती है, उससे क्या होता है कृषि में जो उत्पादन होता है उसके मूल्य में वृद्धि होती है। मूल्य में वृद्धि होने से वो हमारी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करते हैं। उसके बाद है रोज़गार में वृद्धि। देखो, बहुत सारी जो जनसंख्या है भारत की वो कृषि के अंदर लगी हुई है। अगर बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो कृषि से हटकर लोग रोज़गार की तरफ दौड़ेंगे, तो इससे क्या है उन्हें रोज़गार के अवसर मिलेंगे, उनमें वृद्धि होगी। उद्योग धंधे जितने ज़्यादा होंगे रोज़गार में भी उतनी ही वृद्धि होती है। उसके बाद है जीवन स्तर में सुधार। देखो, वैसे तो हमें जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान।
लेकिन अगर एक व्यक्ति की ये तीनों ज़रूरत पूरी हो जाए तो उसके बाद वो अपने जीवन स्तर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको ख़रीदना शुरू कर देता है। जैसे घर में अगर हम अच्छा मकान बनाएगा, उसके अंदर टीवी, फ्रिज, कूलर, कार, इस तरह की चीज़ें वो ख़रीदने लग जाता है। अब वो ये चीज़ें उसे कहाँ से प्राप्त होगी, यानी उद्योगों से। अगर उद्योग इन चीज़ों का निर्माण करेंगे तभी तो ये चीज़ें उसको प्राप्त होगी। यानी जीवन स्तर में भी सुधार लाने के लिए उद्योगों का विकास ज़रूरी है। उसके बाद है पूंजी निर्माण में वृद्धि। अब पूंजी निर्माण के लिए बचत और निवेश होना बहुत ज़रूरी है। जब उद्योग धंधे होंगे तो लोगों द्वारा उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके द्वारा बचत की जाएगी। जब बचत होगी तो उससे निवेश होगा, इससे क्या होगा, पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा में योगदान, यानी देश की प्रतिरक्षा अगर हमें करनी है तो उसके लिए जैसे हथियार हो गए, हवाई जहाज़ हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। अगर हमारे देश में इस तरह की चीज़ों का उत्पादन करने वाले उद्योग धंधे होंगे तो देश की प्रतिरक्षा की जा सकती है। अगर हम ये चीज़ दूसरे देशों से मंगवाते हैं तो ये देश के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। उसके बाद है निर्यात को प्रोत्साहन। देखो, अगर एक देश के अंदर उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उत्पादकता ज़्यादा होती है और इस उत्पादकता को हम दूसरे देशों में निर्यात कर सकते हैं, यानी निर्यात को यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है। इसमें जैसे इंजीनियर का सामान हो गया, कपड़ा, आभूषण, इन चीज़ों को दूसरे देशों में अच्छी कीमत पर निर्यात किया जा सकता है। उसके बाद है आयात प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन होता है कि जब हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की जगह यूज़ कर लें। यहाँ पर है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय है कि दूसरे देश में से जो चीज़ हम मंगवाते हैं उन चीज़ों की जगह कोई दूसरी चीज़ अपने ही देश में उगा लेना, मतलब उसको उत्पादन कर लेना, वो हो गया हमारा आयात प्रतिस्थापन। तो ये किससे पॉसिबल है, उद्योग धंधों से ही पॉसिबल है। जब हम उद्योगों का विकास करेंगे तभी उस चीज़ का हम वहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, यानी हमें प्रकृति से जो साधन प्राप्त होते हैं, जैसे गैस हो गया, खनिज हो गया, इस तरह के जो साधन हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे उनको धरती से निकालना या फिर समुद्र से निकाल कर उनको साफ़ करना, तो उसके लिए क्या होता है, मशीनों और यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। और वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, उद्योगों द्वारा उनका निर्माण किया जाएगा, तभी वो वहाँ हमें प्राप्त होंगे। तो प्राकृतिक साधनों के प्रयोग के लिए भी उद्योग धंधों का विकास ज़रूरी है। उसके बाद है स्थायित्व के साथ विकास। जो औद्योगिक विकास के कारण क्या है, अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है उसमें उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो प्रकृति पर अधिक निर्भर होने के कारण उसके अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे औद्योगिक विकास होता है उसमें स्थायित्व ज़्यादा होता है, उसमें उतार चढ़ाव कम होगा और आर्थिक विकास भी स्थायी रहेगा। उसके बाद है मानवीय पूंजी का विकास। मानवीय पूंजी से अभिप्राय क्या होता है हमारा, जैसे कोई तकनीक होगी, एजुकेशन होगी, वैज्ञानिक हो गए, दृष्टिकोण हमारा हो गया, अनुशासन हो गया, ये हमारे मानवीय पूंजी है। और इनका विकास कब होगा, जैसे अगर एक देश के अंदर उद्योग धंधे ज़्यादा हैं तो लोगों के अंदर क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होगा, वहाँ अनुशासन की स्थिति वहाँ पर पैदा होगी, उनमें समय पर काम करना और जैसे नई नई तकनीकों को देखना, जो उनसे जुड़ना, इस तरह की भावना उनके अंदर आती है, जिससे क्या है, मानवीय पूंजी का विकास होता है। ये किससे पॉसिबल है, सिर्फ उद्योग धंधों के विकास से ही पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद है अधोसंरचना का विकास। अधोसंरचना होती है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमारे संचार हो गया, हमारी ऊर्जा होगी, इनके विकास के लिए क्या है, हमें मशीनें, इस्पात, लोहा, इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें उद्योगों से प्राप्त होती हैं। तो अधोसंरचना का विकास कब किया जा सकता है, जब हमें औद्योगिक विकास संभव होगा। उसके बाद है बढ़ती मांग को पूरा करना।
अब लोगों की क्या है, जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, यानी एक घर के अंदर जितने मेंबर होते हैं उनकी उतनी डिमांड बढ़ जाती है। मान लो अगर हम कि जितने घर में मेंबर है, मान लो उनके अलग अलग रूम्स हैं, तो उन्हें अलग अलग रूम में टीवी चाहिए, अलग अलग मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो क्या है इस तरह से उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और इन डिमांडों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए जाते हैं ताकि उनकी मांग को पूरा किया जा सके। तो ये तो थे दोस्तों हमारे औद्योगिक विकास का महत्व। उसके बाद है हमारे योजना काल में औद्योगिक विकास, यानी जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी उसके अंदर औद्योगिक विकास कैसे हुआ था। सबसे पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1951 से लेकर 1956 तक, यानी 1951 से 1956 तक। ये जो योजना थी इसको हम कृषि प्रधान योजना भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें कृषि के सुधार पर ज़्यादा जोर दिया गया था, औद्योगिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसमें क्या है, औद्योगिकरण की ज़रूरत को देखते हुए इन्होंने क्या है यहाँ पर औद्योगिकरण की नींव रखी थी, यानी कई कारखाने या उद्योग जो हैं यहाँ पर स्थापित किए गए थे। और यहाँ पर जो औद्योगिक उत्पादन की जो दर थी वो थी हमारी 7.5%। उसके बाद जो है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना वो थी 1956 से 1961 तक। इस योजना को हम औद्योगिक विकास की योजना भी बोल देते हैं, क्योंकि इस योजना के अंदर उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, यानी इसके अंदर जो बड़े और आधारभूत उद्योग थे उनको स्थापित किया गया और उनके विस्तार पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया, यानी कई कारखाने यहाँ पर लगाए गए, उनकी स्थापना की गई। यहाँ पर जो आपका वो औद्योगिक उत्पादन था वो था 6.6% इस दर से बढ़ा था, यानी प्रतिवर्ष 6.6 की यहाँ पर दर थी। उसके बाद जो आता है थर्ड जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 तक, ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो बड़े और आधारभूत हमारे कारखाने थे या उद्योग थे उनका विस्तार करना था, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो भी कारखाने या उद्योग लगाए गए थे उनकी उत्पादकता में यहाँ पर वृद्धि करनी थी। और इसमें क्या हुआ, जो उनका विस्तार था या उत्पादकता थी वो बढ़ी और यहाँ पर उद्योगों ने प्रगति की। और यहाँ जो था उद्योगों का उत्पादन जो प्रतिवर्ष था वो बढ़कर कितना हो गया, 9%। उसके बाद है 1966 से 1969 का जो टाइम है, यहाँ पर कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएगी, क्योंकि 1962 में क्या था, भारत और चीन का युद्ध हुआ और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिससे क्या हुआ, भारत की जो वित्तीय अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, यहाँ पर वित्त की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। इसलिए जो औद्योगिक क्षेत्र था उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हरित क्रांति के प्रभाव में कृषि के क्षेत्र की ओर बहुत ज़्यादा सुधार किए गए थे। इसमें जो आपकी औद्योगिक विकास की उत्पादन की जो दर थी प्रतिवर्ष वो थी 1.6। उसके बाद क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से लेके 1974 तक। इस विकास योजना में क्या है, बड़े उद्योगों और खनिज उद्योगों के विस्तार पर ज़्यादा जोर दिया गया। लेकिन ये योजना क्या थी, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही थी। यहाँ पर जो औद्योगिक उत्पादन की प्रतिवर्ष वृद्धि दर थी ये थी 4.5%। उसके बाद आती है हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ये थी हमारी 1974 से लेकर 1979 तक। इसके अंदर भी क्या था कि उद्योगों के विकास के लिए कई लक्ष्य रखे गए। जैसे क्या था, जो बड़े बड़े वो थे उद्योग थे उनका विस्तार करना, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, जो गाँव में और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है उद्योगों को स्थापित करना, या फिर जो पिछड़े क्षेत्र थे वहाँ पर उद्योगों को स्थापित करना, तकनीक का विकास, इस तरह के लक्ष्य यहाँ पर रखे गए थे। और इसके अंदर जो इनकी उत्पादन क्षमता थी उद्योगों की वो प्रतिवर्ष थी 5.9%। उसके बाद थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से लेकर 1985 तक। इसमें
इसमें भी जो लक्ष्य रखे गए थे वो थे आपके जो वर्तमान औद्योगिक क्षमता थी उसको बढ़ाना, यानी उसका पूर्ण प्रयोग करना, और जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो उद्योग थे उनको उनकी मतलब उनके उत्पादन में वृद्धि करना, या फिर जो आयात बाहर से दूसरे देशों से तकनीकों का आयात करना और अपने देश में क्या है तकनीकों के अनुसंधानों के उद्योगों की स्थापना करना, और इलेक्ट्रॉनिक सामान की यहाँ पर जो उद्योग थे उनको स्थापित करना। इस तरह के यहाँ पर लक्ष्य रखे गए थे। तो यहाँ पर जो औद्योगिक उत्पादन क्षमता थी वो प्रति वर्ष थी आपकी 6.4%। उसके बाद आती है हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1985 से लेके 1990 तक। इसमें क्या था, कुछ लक्ष्य रखे गए थे औद्योगिक विकास के, जिसमें क्या था कि जनता के उपभोग के लिए जो उच्च क्वालिटी की उनकी आवश्यक वस्तुओं को एक उचित कीमत पर उनको उपलब्ध करवाना था। इस तरह के लक्ष्य यहाँ पर रखे गए थे। या फिर जो वर्तमान उनकी उत्पादन क्षमता थी उसके ऊपर ध्यान देना, यानी उनका पूरा प्रयोग करना, और जो बड़े बड़े कारखाने जैसे सनराइज उद्योग स्थापित करना, यानी कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को स्थापित करना। इस तरह के लक्ष्य यहाँ पर रखे गए थे। इसके अंदर जो आपका उत्पादन क्षमता थी उद्योगों की वो थी प्रतिवर्ष 8.5% प्रतिवर्ष रही थी। उसके बाद जो टाइम था ये पंचवर्षीय योजना नहीं थी, 1990 से 92 का जो टाइम था इसके अंदर आपकी इसमें क्या था कि भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जो भारत की वित्तीय अर्थव्यवस्था थी बहुत ख़राब हो चुकी थी। भारत के पास क्या है आयात करने के लिए कोई पूंजी ही नहीं थी। तो इसमें क्या था, उस टाइम जो हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक मॉडल को अपनाया जिसको एलपीजी मॉडल कहा जाता है। यहाँ पर एलपीजी स्टैंड करता है एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी एल होता है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण करना। यानी इसमें क्या किया गया, यानी जैसे उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस वगैरह इनके अंदर बहुत हद तक छूट दे दी गई और उनको मतलब एक कम टाइम के अंदर उनको लाइसेंस मिल जाता था। तो ये था हमारा उदारीकरण। उसके बाद था प्राइवेटाइजेशन, यानी सार्वजनिक जो क्षेत्र थे उनको निजी क्षेत्रों में कन्वर्ट किया गया, ताकि क्या है निजी क्षेत्र वहाँ पर आए और अपना निवेश उसके अंदर करें। उसके बाद था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि जो बाहरी देश के लोग थे वो अपने देश में आके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो इस तरह का मॉडल अपना के भारत की जो वित्तीय अर्थव्यवस्था थी उसको ठीक किया गया। इसके अंदर क्या है उद्योगों का विकास नहीं हो पाया और जो हमारी औद्योगिक उत्पादन क्षमता थी वो प्रतिवर्ष थी 4.4%। उसके बाद आती है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 1997 तक। इस योजना के लक्ष्य रखे गए थे, यानी जो लाइसेंस के प्रावधान थे उनको छूट दे दी गई थी, और जैसे सार्वजनिक क्षेत्र थे जो उनको निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया था, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। और इस तरह से मतलब कई कार्य यहाँ पर किए गए, और जैसे आधुनिकीकरण और नवीनीकरण को प्रोत्साहन मिला। इस टाइम के अंदर जो आपका औद्योगिक उत्पादन था वो रहा था 6.8% प्रति वर्ष। उसके बाद थी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1997 से लेकर 2002 तक। इसमें क्या था कि जो आपके औद्योगिक क्षेत्र थे उसमें निजी क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय, यानी निजी क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, सार्वजनिक क्षेत्र की कम महत्वपूर्ण थे। उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर औद्योगिक स्थापना पर ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद जो विदेशी निवेशकों थे उनको आकर्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। अब औद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्या है कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण और नई नई तकनीकों पर जोर दिया गया। इस तरह से इसके अंदर कुछ कदम उठाए गए थे, और इसके अंदर जो आपका औद्योगिक उत्पादन क्षमता थी वो थी आपकी 5% प्रति वर्ष।
उसके बाद आते हैं हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो थी हमारी 2002 से लेकर 2007 तक। इसके अंदर क्या था, जो औद्योगिक विकास की दर को जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 10%, यानी 10% प्रतिवर्ष विकास की दर का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। अब इसके लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या अधोसंरचना का विकास किया, नई सड़कों का निर्माण, सड़कों का विकास, रेलवे लाइन की क्वालिटी में सुधार, हवाई अड्डों का निर्माण, इस तरह के कार्य यहाँ पर किए गए। उसके बाद क्या है कि जैसे औद्योगिकरण में क्या है, नई नई तकनीकों का प्रयोग, आधुनिकीकरण पर जोर, इस तरह से इनको उनकी कार्यकुशलता में बढ़ावा देने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की रियायतें भी यहाँ पर दी गई। तो इस टाइम में जो आपका उत्पादन क्षमता थी, यानी वो थी आपकी प्रतिवर्ष 8.6%। उसके बाद आती है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो थी हमारी 2007 से लेकर 2012 तक। इसमें क्या था, जो आपके औद्योगिक विकास की दर का लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 10.5। और इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर लघु उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया, यानी अल्प और लघु उद्योग थे उनके विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया, उनको कुछ रियायतें प्रदान की गई। और जो वित्तीय बैंक थे या फिर व्यापारिक बैंक थे या वित्तीय संस्थाएं थी, उनके द्वारा क्या उनको साख उपलब्ध करवाई गई, तकनीकी पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो इस तरह से इसमें कुछ सुधार किए गए। तो इसके अंदर जो आपका विकास था, यानी जो औद्योगिक उत्पादन की जो प्रतिवर्ष रहा दर, वो थी 7.2% यहाँ पर दर थी। उसके बाद आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी 2012 से लेकर 2017 तक। इसमें क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए दिल्ली मुंबई मार्ग को विकसित किया गया। और जैसे औद्योगिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए उदार साख नीति अपनाई गई। और यहाँ पर क्या है, तकनीकी सुधार किए गए, अनुसंधानों में वहाँ पर वहाँ पर अनुसंधान किए गए थे। इस तरह से यहाँ पर जो आपका प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता थी वो थी आपकी पहले वर्ष थी 4.5, यानी 12-13 में, और फिर आपकी 7.5, फिर 9.8, फिर 6.8। ये हर एक वर्ष की अलग अलग यहाँ पर की उत्पादन जो क्षमता थी, उत्पादकता थी, वो इस तरह से प्रतिवर्ष अलग अलग रही थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आपकी भारत के अंदर जो औद्योगिक विकास है वो किस तरह से हुआ, या उसमें क्या क्या समस्याएं आई और उसके समस्याओं में क्या क्या सुझाव हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।